प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, जो हमारा ये टॉपिक है ये सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है और नौका विहार कविता से लिया गया है। तो आपको ये तो पता ही है कि ये जो कविता है नौका विहार, इसमें रात्रिकालीन गंगा की शोभा का वर्णन किया गया है कि रात्रि के समय गंगा कितनी शोभायमान दिखती है, तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें जो नौका विहार की जाती है उसका कितना आनंद या लुत्फ उठाया जाता है, तो इसमें उसका वर्णन किया गया है। तो देखो, ये जो पद है, इस पद में जो काला कांकर के पास में जो प्रवाहमान गंगा की रात्रिकालीन शोभा का और उसमें नौका विहार का एक बहुत ही सुरम्य मनोरम वर्णन किया गया है कि काला कांकर के पास में प्रवाहमान गंगा की जो रात्रिकालीन शोभा है उसका और उसमें नौका विहार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो देखो, पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि गंगा का किस प्रकार सुंदर चित्रण किया है। तो देखो, एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर उसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं, फिर अर्थ करेंगे इसका। तो देखो, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षणवर, दुहरे ऊंचे लगते क्षणवर। काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो देखो बच्चों, ये पद था सुमित्रानंद पंत का। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, तो देखो मैं उन कठिन शब्दार्थ को एक बार बता देता हूँ। देखो, सत्वर शब्द आया है। सत्वर का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्रता से। सत्वर का मतलब क्या होता है? शीघ्रता से, अर्थात जल्दी से। सिकता, एक शब्द है सिकता। सिकता का मतलब होता है रेत। क्या मतलब होता है? रेत। सस्मित, सस्मित का मतलब होता है प्रसन्न, खुश। ज्योत्सना, ये तो आपने काफ़ी दिन सुना होगा ये शब्द। तो
ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। क्या मतलब होता है? चांदनी। मंद मंद मंथर मंथर कहते हैं धीमी गति से। शुचि शब्द आया, शुचि। शुचि का मतलब होता है स्वच्छ या पवित्र। क्या है? स्वच्छ या पवित्र। दर्पण आप जानते हैं, देखने का शीशा। पुलिन माने किनारा। पुलिन, पुलिन का अर्थ होता है किनारा, किसी नदी का, किसी समुद्र का। प्रमन शब्द आया है। प्रमन का मतलब होता है शांत मन, जिसमें कोई भी हलचल नहीं होती है, प्रमन मन। तो देखो बच्चों, इसमें ये कठिन शब्दार्थ हैं। सत्वर कहते हैं शीघ्रता से, सिकता माने रेत, सस्मित कहते हैं प्रसन्न, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी, शुचि माने स्वच्छ या पवित्र, पुलिन माने किनारा, प्रमन माने शांत मन। तो देखो ये जो पद है, इस पद में काला कांकर के समीप एक स्थान है, काला कांकर। काला कांकर के समीप जो प्रवाहमान जो गंगा है, उस गंगा की रात्रिकालीन शोभा का वर्णन किया गया इसमें, और नौका विहार का भी एक सुंदर चित्रण किया गया है। तो देखो ये जो पद है, इसमें कवि क्या कहते हैं? चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर का मतलब आप जानते हैं शीघ्रता से। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी रात का, जो चांदनी रात होती है, उस चांदनी रात का प्रथम प्रहर था, मतलब पहला समय था। चांदनी रात का प्रथम प्रहर था। हम गंगा की धारा में नाव लेकर के शीघ्रता से चल पड़े। चांदनी रात का प्रथम प्रहर था और हम गंगा की धारा में, जो गंगा की धारा थी, उसमें नाव लेकर के हम शीघ्रता से चल पड़े, शीघ्रता से चल दिए। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर। सिकता का मतलब आप जानते हैं रेत। सस्मित माने कहते हैं प्रसन्न मुद्रा में। तो देखो कवि कहते हैं कि नाव की जो पालें होती है ना, वे खोल दी गई। में जो पालें बंधी होती रहती हैं, वो क्या है कि खोल दी गई हैं, और उसका लंगर उठा दिया गया है। मतलब नाव की जो लंगर है ना, वो ऊपर उठा दिया और पाल उसकी खोल दी है। जब पाल खोल देंगे तो लंगर ऊपर उठ जाएगा। तो क्या हुआ, उसकी पालें खोल दी है नाव की और लंगर उसका ऊपर उठा दिया। जिस प्रकार सीपी के खुलने पर, जिस प्रकार सीपी होती है ना, सीपी जिसके अंदर मोती आता है, जिस प्रकार सीपी के खुलने पर उसमें मोती चमकने लगता है। सीपी जब खुल जाती है तो उसमें क्या चमकता है? मोती दिखाई देता है। तो सीपी के खुलने पर मोती चमकने लगता है। उसी प्रकार रात्रि में भी गंगा के किनारे पर चांदनी की चमक, चांदनी की चमक से वो जो श्वेत राशि, श्वेत रेत की राशि है ना, श्वेत रेत राशि चमकने लग जाती है, चमकने लगती है। जिस प्रकार सीपी के खुलने पर मोती चमकते हैं, सीपी के खुलने पर मोती चमकने लग जाते हैं, उसी प्रकार जो रात्रिकालीन गंगा है, रात्रिकालीन गंगा है, उस रात्रिकालीन गंगा के किनारे पर चांदनी की चमक से उसके पास पड़ी हुई जो श्वेत रेत राशि है वो चमकने लगती है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। तो देखो उस समय छोटी सी नौका, नौका कैसी होती है? छोटी तो होती है ना, छोटी सी नौका, नौका नाव को कहते हैं,
नौका सुंदर हंसनी की तरह, जो हंसनी होती है, हंस और हंसनी, उस सुंदर हंसनी की तरह धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ने लगी। जो नौका थी वो रात्रि के समय उस नदी में धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ने लगी। लघु तरणी हंसनी सुंदर सी, वो हंसनी की तरह सुंदर दिख रही थी। कैसी लग रही थी? वो हंसनी की तरह सुंदर दिख रही थी और वो धीरे धीरे मंद मंद गति से वो नाव आगे बढ़ती रही। उसके श्वेत जो पाल थे वे खुले हुए होने पर वह बहुत अधिक आकर्षक रूप में जलधारा में तैरने लगे। उसके जो पाल खुले हुए थे वो उससे बहुत ही आकर्षक लग रही थी और वह जलधारा में, गंगा की जो जलधारा थी उसमें तैरने लगती है। तैर रही खोल पालों के पल, जल रहा जो गंगा थी उसकी जलधारा में वह तैरने लगती है, तैरने लगी। निश्चल जल के सुषि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षणभर। निश्चल जल के सुषि दर्पण पर देखो, रात्रि के समय कह लो या उस समय कह लो, रात्रि के समय गंगा का जल स्थिर और निश्चल एवं स्वच्छ दर्पण जैसे लगने लगा था। रात्रि के समय जो गंगा का जल था ना, वो स्थिर एवं निश्चल स्वच्छ दर्पण की भांति चमकने लगा था। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण चमकता है ना, उसी प्रकार उस गंगा का पानी था वो चमकने लगता है, स्वच्छ दर्पण की भांति चमकने लगता है। और जिस पर चांदी के समान श्वेत जो रेतीला तट है, किनारा है, वो प्रतिबिंबित होने लगता है। उसके ऊपर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। और उस जो नदी है गंगा नदी, उस गंगा नदी के किनारे पर जो श्वेत रेतीला, जो श्वेत रेत पड़ा हुआ है, वो प्रतिबिंबित होने लगता है और चमकने लगता है। क्या है? चमकने लगता है। दोहरे ऊंचे लगते क्षण। और कवि कहते हैं कि इस प्रकार गंगा के तट पर कुछ समय के लिए अत्यंत ऊंचे प्रतीत होने लगते हैं। गंगा के तट ऐसे लगते हैं उस समय कि कितने ऊंचाई पर है। ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि गंगा के तट रात्रि के समय कितने ऊंचाई पर हैं ये, जब हमारी नाव उस गंगा में चल रही होती है, उस समय की बात है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चल प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो देखो, रात्रि के समय काला कांकर का राजभवन था ना, रात्रि के समय काला कांकर का राजभवन गंगा में प्रतिबिंबित हो रहा था। वो काला कांकर का जो राजभवन था गंगा के किनारे पर, वो उसमें प्रतिबिंबित हो रहा था, उसमें दिखाई दे रहा था। और वो ऐसा लग रहा था कि मानो शांत निश्चिंत होकर जल राशि में लेटकर वह सोया हुआ हो। वह कैसा लग रहा था? जैसे कि वो जल राशि में सोया हुआ हो, गंगा में, गंगा के पानी में लेटा हुआ हो। वो ऐसा लग रहा था वो काला कांकर का राजभवन। कैसा लग रहा था? कि जैसे गंगा की नदी में, अर्थात गंगा में वो सो रहा हो। कौन? काला कांकर का भवन। वो ऐसा लग रहा था। और देखो, उसकी पलकों पर राजभवन के अतीत का वैभव, जो उसकी जो पलकें थी, किसकी? उस काला कांकर के राजभवन,
राजभवन की, उसकी पलकों पर राजभवन के अतीत का वैभव था, वो सघन स्वप्न जैसा उद्वेलित हो रहा था। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी पलकों पर सघन और स्वप्न जैसा उद्वेलित हो रहा हो। जैसे उसकी पलकों पर जो कोई स्वप्न दिखाई देता है हमारी आंखों के अंदर, तो वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। वो ऐसा लग रहा था जो वो काला कांकर था, और काला कांकर का राजभवन, उसकी जो परछाई पड़ रही थी उस गंगा के किनारे, गंगा नदी में, उसके जल में, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि काला कांकर का भवन है, उसमें लेटा हुआ है, सो रहा है, और उसकी पलकों पर जो राजभवन है उसका जो वैभव है वो एक स्वप्न की भांति उद्वेलित हो रहा था, स्वप्न की भांति दिखाई दे रहा था। कहने का भाव ये कि रात्रि के समय जो काला कांकर का राजभवन था, उस काला कांकर का राजभवन का प्रतिबिंब जल राशि में उभर रहा था, दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी सुंदरता एवं वैभव का भी आकर्षण प्रतीत हो रहा था। जो उसकी सुंदरता थी, उसका वैभव था, वो भी आकर्षक प्रतीत हो रहा था। कौन? काला कांकर का राजभवन उस नदी के अंदर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तो देखो बच्चों, इस पद में रात्रिकालीन जो गंगा है, रात्रिकालीन शोभा का वर्णन किया गया गंगा का, और उसमें नौका विहार भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है उस गंगा के किनारे, उसका इसमें वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार उसे कहते हैं जिसमें कोई भी निर्जीव वस्तु हो, उसको अगर हम एक सजीव मान लें और किसी मनुष्य से या नायिका से जिसकी उपमा कर देते हैं हम, जैसे कि गंगा का एक नायिका से, गंगा का नायिका के माध्यम से उपमा की गई है, तो वो गंगा नायिका बता दी गई है, तो ये क्या होगा? ये मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। तो बच्चों, ये जो पद है, इस पद में ये पद आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, और इसके जो शब्दार्थ हैं उनको अगर याद करोगे तभी ये आपकी समझ में आएगा, और शब्दार्थों को याद करने के बाद ही उसको अच्छी तरह ध्यान से सुनना। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि उसको ध्यान से सुनकर के याद करना है। धन्यवाद।